नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिश्ता टाइम्स। दोस्तों, आज के हालात को देखकर तो ऐसा लगता है कि बिहार में चुनाव के बाद ना महागठबंधन बचेगा ना एनडीए बचेगी। दोनों तरफ घमासान है। वोटर किस तरफ जाएगा? आज जो वोटर नीतीश के साथ खड़ा हुआ है, क्या वो बीजेपी को वोट करेगा? आज जो आरजेडी के साथ वोटर खड़ा हुआ है, क्या वो कांग्रेस को वोट करेगा? ये ऊहापोह की स्थिति इतने भयंकर रूप से सामने आकर खड़ी हो गई है, जिसका जवाब अच्छे चुनावी पंडितों के पास नहीं है। परंतु आज हम आपको कुछ एक दो आंकड़े ऐसे बताने वाले हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आखिर चुनाव में होने वाला क्या है। आपने कल देखा चिराग पासवान की पार्टी की सीमा सिंह का पर्चा निरस्त हो गया। कैसे निरस्त हो गया? क्या किसी वकील ने उनका वो नहीं बनाया था कि फाइल? क्या किसी नेता को यह जानकारी नहीं थी कि इसमें कोई गड़बड़ है? और अगर छोटी मोटी गड़बड़ थी तो वो हो सकता था। दूसरी तरफ बीजेपी के सम्राट चौधरी का भी पर्चा कल निरस्त होते होते बच गया। वो भी निरस्त होने वाला था, परंतु उसने समय पर सब कुछ अपना कर लिया। समीकरण ऐसा बन रहा है कि जिससे पूरे देश में मैसेज जाएगा। राहुल गांधी जहां अपनी दलितों के साथ खड़े होकर और पिछड़े और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज उठाकर जिस राजनीति को साधने चले थे, उस राजनीति में अब कहीं ना कहीं आरजेडी बीच में आकर खड़ी हो गई है। आरजेडी अपने तरीके से राजनीति करना चाहती है, क्योंकि आपको मैं ये भी बता देता हूं कि जितने भी छत्रप हैं, ज्यादातर छत्रप, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो साउथ के कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जमीन पर खड़े हुए हैं। और जो कांग्रेस की जमीन पर खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो असर कांग्रेस को पड़ेगा ही। और कांग्रेस का असर यह हुआ कि कांग्रेस अपने धरातल की तरफ बढ़ती चली गई। अब कांग्रेस इन चीजों को समझ चुकी है कि अगर बिहार इलेक्शन में हमने कोई मॉडल दे दिया इस तरह से कि हम आगे जाकर इसी मॉडल को दूसरे स्टेटों में कर सके, तो उसके लिए दलित, ओबीसी और माइनॉरिटी का साथ आना बहुत आवश्यक था। दूसरी तरफ मोदी अपने जो 11 साल का के शासन में जिस तरह से इस देश को अपने तरीके से चलाते हुए आए हैं, उन विचारधाराओं से और आरएसएस के साथ मिलकर जो काम देश में किए गए, उनका कहीं ना कहीं ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों ने विरोध भी किया है और मुस्लिमों ने भी विरोध किया है। परंतु आज विरोध की बात नहीं है, आज बात है बिहार चुनाव की। राहुल गांधी दलितों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, दलितों की बात करना चाहते हैं। परंतु अगर पहले चरण में ही जहां आरजेडी अपने 72 प्रत्याशी उतार देती है, कांग्रेस अपने 26 उतार देती है और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 6 उतार देती है, और जो वाम मोर्चे हैं वो अपने 21 प्रत्याशी उतार देते हैं, तो इनका टोटल होता है कुल 126 और चुनाव है 121 सीटों पर। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आमने सामने की टक्कर में एक बार फिर से फंस गया है चुनाव। उसी को आप देखिए, मैं उसका डिटेल भी आपको बता देता हूं। पहले चरण की जो सीटें हैं वो 10 सीटें ऐसी हैं जिनमें आमने सामने महागठबंधन के ही आकर खड़े हो गए, जिनमें कहलगांव, बारसी, लालगंज, वैशाली, ये कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आकर खड़ी हुई है। लेफ्ट और कांग्रेस, बछवाड़ा, राजपकड़, रोसी पकड़ और बिहार शरीफ में आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। हालांकि मैं अभी आपको सुनवाऊंगा, वाम मोर्चे वाले कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है, परंतु आपको खुद पता चल रहा होगा कि क्या हालात बन रहे हैं। आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी भी आपस में टकरा रही है। वो गौरा बैरागपुर हो या तारापुर हो, 2 सीट ऐसी है जहां ये आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन असल खेल तो कल से शुरू होगा, जब दूसरे उसका नॉमिनेशन होगा और नाम वापसी का होगा। कौन किसके समर्थन में नाम वापस लेता है और कौन नए अपने प्रत्याशियों को उतारता है, क्योंकि अभी महागठबंधन के
सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है पूरी का। लेकिन राहुल अपनी राजनीति दलितों के सहारे, मैंने पहले भी कहा, दलितों के सहारे आगे बढ़ाने की जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें MY फैक्टर जो लालू प्रसाद यादव का है, उसमें कहीं ना कहीं काट, जब तेजस्वी को लगा कि ये वोट मेरे कट जाएंगे और मुझे आगे आने वाले समय में इस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो कुछ ना कुछ महागठबंधन में इस तरह का माहौल बनाया गया कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर दी जाए। परंतु राहुल गांधी जिस तरह दलित प्रेम को लेकर बिहार में आगे बढ़ रहे थे, और बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी उन्होंने दलित बना दिया, राजेश राम को बना दिया। उस राजेश राम के सामने ही आरजेडी ने कुटुंबा से सुरेश पासवान को अपना प्रत्याशी बना दिया है। कल लास्ट डे है नॉमिनेशन वापस का, कल क्या होगा ये उसके बाद ही पता चलेगा। परंतु आप यहां सवाल कर सकते हैं मुझसे कि फिर महागठबंधन बचा कहां? बचा है, अभी बताऊंगा कहां बचा हुआ, ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जो फ्रेंडली फाइट है, ऐसा महागठबंधन वाले बोल रहे हैं कि जहां हमें लग रहा है कि वहां विपक्ष के लिए कुछ जगह नहीं है, हम वहां फ्रेंडली फाइट करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो ये है अध्यक्ष राजेश राम, वो कह रहे हैं चुनाव में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होता, दुश्मन दुश्मन होता है, सामने वाला होता है, ये चुनाव है, इसमें कुछ नहीं होता। और वो अपना कांग्रेस फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट और दलितों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे ट्वीट कर रहे हैं। एक बार देखिए, आपको पता होगा ये कांग्रेस का परंपरागत वोट था, ओबीसी, दलित और मुस्लिम और कुछ स्वर्ण, परंतु छत्रपों ने इस पर डाका डाल दिया। छत्रप इन वोटरों को उड़ा कर ले गए। दूसरी तरफ बीजेपी स्वर्ण, पंडित, ठाकुर और कायस्थ और बनियों की पार्टी कही जाती है, वो बिना नीतीश के बिहार में कुछ नहीं कर सकती। परंतु नीतीश अब उस हालात में आ चुके हैं कि जो उन्हें अंदाजा हो गया है कि मेरे लिए अब इसमें एनडीए गठबंधन में कुछ नहीं है। यही कारण है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी और नीतीश में ये पैक्ट हो गया है कि जहां बीजेपी है, जहां कांग्रेस है, उनके वोटों को एक दूसरे में ट्रांसफर कराओ। यानी जहां कांग्रेस और जेडीयू लड़ रही है, वहां आरजेडी ने कहा कि आप जेडीयू को वोट कराइए, और जहां बीजेपी और आरजेडी लड़ रहे हैं, वहां नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि आरजेडी को वोट करिए। ऐसा सूत्र बताते हैं। कई पत्रकार इस बात को दबी जबान में भी बोल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा खेल इस देश में होने वाला है। जब आप ये लगाइए, जब राहुल गांधी पूरे देश को मतने निकले तो उन्होंने किसी जाति धर्म का नाम नहीं लिया, वो सबको साथ लेकर चले। परंतु बीजेपी अपने धार्मिक एजेंडे के सहारे ही अपनी आगे की नैया पार करना चाहती है। उसी को पार करते करते बीजेपी अब कहीं ना कहीं नीतीश के चंगुल में फंस गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस और कम्युनिस्ट आरजेडी के चंगुल में फंस चुके हैं। आप देखिए इसके कम्युनिस्ट नेता है वो क्या कह रहे हैं और पवन खेड़ा क्या बोल रहे हैं। हमें लगता है कि एक आध जगह कहीं अगर कोई आपस में थोड़ा बहुत तालमेल की कमी है, वो विड्रॉल के समय तक ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से यूनिटी है, पूरी तरह से यूनिटी। कई जगह पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस, आरजेडी, माले तीनों कैंडिडेट नहीं, माले का ऐसा कहीं भी नहीं है। माले के 20 सीट पर संपूर्ण एकता है, क्योंकि हम लोगों ने तय ही कर लिया था कि यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट के लिए गुंजाइश नहीं होगी। फ्रेंडली फाइट नहीं है, और जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक वो ठीक हो जाएगा। शादी मंदिर में भी होती है, शादी फेरों से भी होती है, शादी अदालत में भी होती है। मंदिर की शादी को क्या अवैध बोलोगे? हर शादी क्या अदालत में होती है? सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी। सही वक्त पे होगी, निश्चिंत रहिए। सीएम किस को लेकर करेंगे, उसके लिए भी सही समय आएगा, मैनिफेस्टो के लिए भी सही समय आएगा। तो हर चीज की एक समय होता है।
मैसेज जो यहाँ महागठबंधन से निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि आप आखिरी दौर के मतदान तक, नॉमिनेशन तक और नाम वापसी तक रुकिए, हम आपके सामने सब चीजें क्लियर करेंगे। परंतु क्लियर तब होगा जब आपस में सामंजस्य बनेगा, जब चार नेता मिलकर बैठेंगे। कोई नेता एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है, तेजस्वी यादव के पास टाइम नहीं है, मुकेश सहनी अपने भाई को लड़ा चुके हैं चुनाव, खुद वो आजकल खाली है, परंतु वो कन्वेंसिंग करेंगे। ऐसे में बीजेपी अपने हर दाव को, हर कड़ी को आजमाना चाहती है। उसी कड़ी में कई अभिनेताओं को वो सामने भी लेकर आकर खड़ी होगी, परंतु बीजेपी अपनी बेहतरनी किस तरह पार करेगी? क्या ये आयोग के सहारे जीतेगी या ये ज्ञानेश के सहारे जीतेगी? ये भी अपने आप में एक बड़ी कड़ी है। अगर ज्ञानेश फैक्टर चला तो फिर तो सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे, चाहे दलित समीकरण राहुल गांधी जोड़ ले या ओबीसी समीकरण तेजस्वी जोड़ ले या नीतीश कुमार जोड़ ले। और अगर चुनाव आयोग चला तो कहीं ना कहीं, मैंने कल भी आपसे कहा था, आज फिर बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये केवल पीछे बैठेंगी। वो पीछे खड़ी होंगी, चाहे वो नीतीश के पीछे खड़ी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के पीछे खड़ी हो। इतना तय है, ज्ञानेश फैक्टर और आयोग फैक्टर दोनों में से एक को काम करना है। कौन सा करेगा आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त यह भी बताएगा कि जो राहुल गांधी अपनी दलित और ओबीसी की जो मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उसका परिणाम, उसका फायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा और उस फायदे को लेकर अन्य प्रदेशों में किस तरह राहुल गांधी जाएंगे। और बीजेपी को भी ये पता चलेगा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया और उसमें वोट कटवाए और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जिक्र करके वोटरों को प्रभावित करने का, हिंदू वोटरों को प्रभावित करने का प्रयास करती है, उसका उसको कितना फायदा मिलेगा आने वाला वक्त बताएगा। परंतु आज की तारीख में बिहार एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा हुआ है। ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है कि जहां कल अमित शाह ने बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में वही 20 साल पुराना राग, अपना कुछ नहीं बताएंगे, हम आईटी हब बनाएंगे आगे आने वाले दिनों में, 20 साल क्या किया उसका नहीं बताएंगे, लेकिन जंगल राज था 20 साल पहले, इसका जिक्र कल फिर कर रहे हो। उसके जंगल राज का जवाब आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने दिया, आप सुन लीजिए। नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल तक देखा। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे धकेलने का काम किया और वो ही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के सामने खड़े। अब जिसे वो जंगल राज बता रहे हैं, सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने आरजेडी को चुना, तो जितने लोगों ने वोट किया आरजेडी के विधायकों को, आरजेडी को, वो सबको गाली दे रहे हैं, जंगली बता रहे हैं। ये महाराक्षस राज चलाने वाले जंगल राज पर क्या प्रवचन देंगे? मच्छर भी काट रहा है तो इनको याद आता है, लेकिन 20 वर्षों से इन शासन में हैं, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं। बताइए न क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बताइए न क्यों विशेष पैकेज नहीं मिला, बताइए क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, बताइए कि अपराधियों भ्रष्टाचारियों बोलबाला क्यों है, बताइए कि हर बांध टूटता है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबता है तो चूहा पर दोष क्यों दिया जाता है। अब यहां से सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी का ओबीसी और दलित जो कॉम्बिनेशन है वो अगर बिहार में फेल हो गया तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? दूसरी तरफ अगर बीजेपी का ज्ञानेश फैक्टर बिहार में फेल हो गया और एसआईआर की प्रक्रिया का कोई लाभ नहीं मिला तो बीजेपी का क्या होगा? तीसरा सवाल, अगर वास्तव में आरजेडी
और जेडीयू में पैक्ट है, आपस में पैक्ट हो चुका है, तो फिर चिराग पासवान का क्या होगा? ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपके पास कोई जवाब हो आप भी दे सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।